पेमेंट कर सके। अरे सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर ही होता था ना, जीवन निर्वाह कृषि, लेकिन इतना उसके पास उत्पादन नहीं होता था कि खुशी खुशी सरकार को क्या कर सके, टैक्स को पे कर सके। और ऊपर से मानसून की मार, ड्राउट्स, प्राकृतिक आपदा किसानों को परेशान करते थे। और कोई बेईमान ऑफिसर आ गए तो और भी उसके साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता था। कई ऐसे रूलर्स होते थे जिसका कि मानसिकता ही था कि अधिक से अधिक हमको क्या करना है, रेवेन्यू का कलेक्शन करना है। तो फिर तो वहां पे किसी भी प्रकार का उसको सुविधा मिलता ही नहीं था, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति हो तो उसको क्या करना होता था, लगान देना ही होता था। एक तो पहले से किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार का जब मतलब सरकार में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए, पहले तो कंपनी के रूप में काम कर रहा था, जब दीवानी राइट्स उसको मिल गया तो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जो उन्होंने पॉलिसी बनाई तो उसका सीधा इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर पड़ा। एक तो वो लगान ले रहे थे, 3 प्रकार का लगान हमने बताया ही, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। परमानेंट सेटलमेंट कहां पे, बंगाल के क्षेत्र में मुख्यतः। महालवाड़ी कहां पे, तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में मुख्यतः। मुख्य रूप से इसलिए कर रहे हैं कि कहीं कहीं अपवाद भी है कि दक्षिण भारत में भी ये सिस्टम चल रहा था। और सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सा चल रहा था, रैयतवाड़ी चल रहा था, ये साउथ इंडिया में। एक एग्रीकल्चर से जो भी सरकार को पैसा प्राप्त हो रही थी, जो भी रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था, वो तो ठीक ही था, लेकिन इसी दौरान जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मुख्य जो चीज होता है जिसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन टिका हुआ है, वो है आपका रॉ एंड मटेरियल्स, जिसको प्राइमरी सोर्स कहा जाता है या प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं। आपका सेकेंडरी सिस्टम बिल्कुल किसके ऊपर निर्भर है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। और प्राइमरी सेक्टर को आप बिल्कुल अलग कर देते हैं सेकेंडरी सेक्टर से, तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर कहां आगे बढ़ेगा। तो अभी का जो रॉ एंड मटेरियल्स क्या है, जो पूरी दुनिया में जो मॉडर्न जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, उसका बेस, उसका रॉ एंड मटेरियल्स प्राइमरी सोर्स क्या है, किसी ने सोचा है? बताइए आप लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 चल रहा है, उसका चौथी फेज औद्योगिकीकरण का। और ये किस पर आधारित है, जो चौथी फेज है वो किस पर आधारित है, क्वांटम फिजिक्स, एआई, डिजिटल इंफॉर्मेशन, एआई है ना, या तो फिर इसको कह सकते हो कि आईटी सेक्टर। और इसके लिए रॉ एंड मटेरियल्स क्या चाहिए, सिलिकॉन, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, इसको ओवरऑल कहेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स, भारत सरकार ने भारत में 30 प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स को सूचित किया है, लिस्टेड किया है भारत सरकार। और यही हमारा अभी वर्तमान समय का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है उसका रॉ एंड मटेरियल्स है। एक ज़माने में एग्रीकल्चर हुआ करता था, एक ज़माने में और भी जो खनिज का जो मेन में जैसे कोयला हो गया, अन्य अन्य जो आपका मिनरल्स हो गया, ये सारे होते थे। तो आप लोग रेयर जो आपका क्रिटिकल जो मिनरल्स है, उसको रेयर मिनरल्स जिसको बोलेंगे, उसको एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन सा देश में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम, ट्रोलियम, इस तरह के जितना भी आपका मिनरल्स है उसका लिस्ट बना करके इसका भंडार कहाँ पे सर्वाधिक है और सर्वाधिक कहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो ये तो वर्तमान समय का, लेकिन उस समय का रॉ एंड मटेरियल्स क्या था, एग्रीकल्चर।
और एग्रीकल्चर से आप जैसे कॉटन बना रहे हो, सिल्क बना रहे हो, जो कपड़ा, तो उसका रॉ मटेरियल्स क्या होगा? एग्रीकल्चर। उसका रंगाई पोताई करोगे कपड़ा का, तो उसका बेस क्या होगा? एग्रीकल्चर। इंडिगो का उत्पादन करवाएगा। चाय की खेती, क्योंकि डिमांड उसका खूब है, तो चाय की खेती करवाएगा। तो इसका मतलब है जो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर था, जीवन निर्वाह कृषि था, उसमें अनाज उत्पादन के लिए जो मुख्य क्रॉप को उगाया जाता था, जैसे धान और गेहूं और मक्का, जो मेन जो उसका जो खाने पीने वाला चीज है, अब उसके स्थान पर ब्रिटिश सरकार ने अपने डिमांड के अनुसार, अपने इंडस्ट्रियल जो उसका इनपुट है, उसके आधार पर किसानों को व्यवसायिक कृषि यानी वाणिज्यिक कृषि करने के लिए क्या कर रहा है? मजबूर किया। उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हो। प्रोत्साहित का मतलब हुआ कि उसको प्रमोट करना, उसको इंसेंटिव देना, उसको प्रोत्साहित करना, वो एक सकारात्मक वर्ड हो जाएगा। मतलब मजबूर किया। लोग नहीं चाहते थे, लेकिन बावजूद भी उसको करवाने के लिए मजबूर किया। तो उसका परिभाषा हम लोग थोड़ा छोटा सा लिखेंगे कि आपका कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर है, कृषि का वाणिज्यिकरण, ये एक्चुअली होता क्या है? लिखे तो देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, it is the process of transforming substance, agriculture production into production of sale, हिंदी में लिखिएगा, सेल माने बेचना, विक्रय करना। लिखिएगा, कृषि के वाणिज्यिकरण से तात्पर्य जीवन या तो निर्वाह कृषि उत्पाद को निर्वाह समझ रहे हैं ना? सब्सटेंस, जीवन निर्वाह, जो कि अपने उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए जो खेती किया जाता है। निर्वाह कृषि उत्पाद को बिक्री उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया है। बिक्री उत्पाद में बदलने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो एग्रीकल्चर का, उसका पर्पस क्या होगा? बेचने का। डायरेक्ट खेतों से ही बेच दिया जाए, और जब बेचने के पर्पस से खेती होगी तो खाने वाले जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है या जो भी कल्टीवेशन होगा खाने पीने वाला, उसका मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा? और जब उस पहले से ही प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऊपर से आप वाणिज्यिक कृषि को प्रमोट करोगे तो जो खाद्यान्न वाला फसल है, खाने वाला फसल है, उसका क्या होगा? मार्केट में उसका सप्लाई कम होगा कि ज्यादा होगा? और जब सप्लाई कम होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? ऐसे ही गरीब किसान है, ऊपर से खाने पीने वाला चीज यदि महंगा हो जाए तो उसके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? भूखमरी, कुपोषण और बीमारी। FAO, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को यदि आपका जो एक सामान्य जो कैलोरी जो ग्रहण करना चाहिए, हालांकि गरीबी जब पढ़ते हैं तो उसमें कई कमेटी भारत में रिकमेंड किया गया था, जैसे लकड़वाला कमेटी वगैरह सब जानते हुआ, हाँ, तो उसमें बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में लगभग 2100 कैलोरी यदि भोजन उसको मिलता है तो समझ लो कि वो गरीब नहीं है। तो इतना कैलोरी का क्या मतलब है? क्या क्या इसमें चीज मिलना चाहिए?
तो इसमें मिलना चाहिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, है ना, इसके बाद दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स। क्या हो गया, 1 2 3 4 5। ये 5 चीज आपको जरूरी है एक पोषण युक्त भोजन के लिए। यदि आपको अच्छा एक संतुलित और पोषण युक्त न्यूट्रिशन वाला भोजन आपको मिल रहा है, ये 5 चीज अनिवार्य है। और इसमें से भारत और बिहार में खास करके क्या चीज ज्यादा मिलता है? खूब खाएगा चावल, खूब खाएगा रोटी, जिससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दाल खाएगा, दाल भात चोखा, तो चोखा में भी कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा देती है। और प्रोटीन क्या देता है? उसके बॉडी के डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। और फैट क्या करता है? आपके चर्बी को बढ़ाता है, यानी कि आप गर्मी और ठंडा के जो अनुभव है उसमें वो क्या संतुलन पैदा करता है। वो ऐसा क्या करता है? चोट लगने से भी बचाता है। जिसके शरीर में फैट है तो फैट भी, और मतलब शरीर में मॉइस्चर रखता है, वो क्या उसका स्किन। विटामिन क्या करता है? आपको विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने से बचाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। और लास्ट में मिनरल्स क्या है? मिनरल्स भी आपको शरीर में मजबूती, उसके ग्रोथ को मेंटेन करता है। ये 5 चीज। अब बताओ, फैट तो इंसान तेल उल से, डुप्लीकेट तेल उल का प्रयोग करके ले लेता है। हाँ, डुप्लीकेट ही तेल मिलता है। आपका सरसों वाला तेल क्या ओरिजिनल आता है? बड़ा, अरे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला। सैचुरेटेड जो है क्या बोलता है कि जो फैट के साथ, वो जो ब्लड के साथ वो उसका क्या हो सके, एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो सके, कहीं वो जमे नहीं। और जब ब्लड के साथ वो सही तरीके से सैचुरेट हो जाएगा तो उसका रक्त प्रवाह क्या रहेगा? ठीक रहेगा। और अनसैचुरेटेड में ब्लड के साथ वो क्या होता है? सही तरीके से मिक्सअप नहीं होने के कारण कहीं का फंसेगा, जहां फंसेगा वहीं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वाला जो अनसैचुरेटेड वसा खाता है उसी का ज्यादा हार्ट अटैक होता है। ये बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो गया कहीं, मतलब हार्ट जम गया, फट गया। तो अब इसमें से ये पता करना होता है कौन सा ऑयल खाने से मतलब सही फायदे है शरीर के लिए, कौन सा नहीं। यहां तो कोई भी ऑयल खा, अरे सूरजमुखी का तेल, पाम ऑयल, नारियल का तेल का सब्जी बना करके खाओ, सूरजमुखी का खाओ, सोयाबीन का तेल खाओ, ये सब जो है सैचुरेटेड वाला है। हाँ, और ये सरसों उरसों वाला जो है ना, ये सही तरीके से नहीं हो पाता है, वो छतना जाएगा। हाँ, वो ओरिजिनल रहता है तो ठीक है। ऐसे देखो सब्जी बनाते होते तो कहाँ छना नहीं जाता है, ऊपरे में दिखेगा, दूरे से दिखेगा। जिस दिन चिकन बनाओ तेल ऊपरे में रहेगा। तो ऐसे भी देख सकते हो प्रैक्टिकल चीज। तो ये चीज है। तो यहां दिक्कत, यहां फैट को, इसको नियंत्रित करना है। और ये तो विटामिन वाला तो एकदम रेयर केस में गरीब लोग का कहां विटामिन और मिनरल्स खाएगा। इसका सोर्स ही देख लो, मांस, मछली, दूध, अंडा, साग सब्जी, मुश्किल है। और भारत सरकार भी जो पोषण से लड़ने के लिए जो स्कीम्स चलाती है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ही बल देता है। तो ये भी कहां न्यूट्रिशन दे रही है, तो कहां कैसे हम कुपोषण से लड़ पाएंगे? तो ये दिक्कत है। तो उस समय आप देखो भर पेट भोजन नहीं मिलेगा, तो अब भारत सरकार ने एक्ट लाया गरीबी से और कुपोषण से लड़ने के लिए। 2013 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी, मोदी जी की सरकार आने वाली थी। उन्होंने एक लाया स्कीम्स, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कानून बना दिया
कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा निश्चित किया जाए, ये कानूनी का अधिकार है उसका, और इसके तहत सस्ते दरों पर भोजन देने की व्यवस्था किया गया, जिसमें कि 2 रुपया और 3 रुपया किलो चावल और गेहूं। तो इसमें देखो ये पांचों में से कौन चीज मिल रहा है उसको? खाली कार्बोहाइड्रेट। और मोटा दाल उल यदि देगा तो प्रोटीन कहां हो गया? पोषण पोषण मिलेगा, यानी भर पेट भोजन। आप देखो FAO यहां पे लिखा, तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन, सुनना, अब उसमें भी थोड़ा सा जोड़ो एडजेक्टिव, विभिन्न प्रकार के पोषण युक्त भोजन से संबंधित है। यह एक ही नहीं कि मछली में पोषण मिल रहा है तो खाली मछली खाओ, मतलब विविध प्रकार का, कोनो दिन मछली खाओ, कोनो दिन अंडा खाओ, कोनो दिन मांस खाओ, कोनो दिन फलना खाओ, कोनो दिन डिमका खाओ, तब उसका आनंद आएगा। अब नहीं तो फिर पता चलेगा कि तुम खोवा ही बना रहे हो, डेली खोवा खाओगे तो उसका रस आनंद खत्म हो जाएगा, है ना। तो विविध प्रकार का होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज तो अभी मॉडर्न में है। उस समय किसानों की अनाज उत्पादन कर रहा है बेचारा, ऐसे पेट नहीं भर रहा है। और एक पोषक युक्त बच्चा देश के भविष्य का निर्माण के लिए खतरा होता है। इसलिए बोला जाता है कि एक स्वस्थ आदमी देश के निर्माता होते हैं, उसमें श्रम शक्ति अधिक होता है। नहीं तो आपके शरीर में पोषण नहीं है, नींद आएगी, आलस आएगा, काम करने की शक्ति छीन हो जाएगी और आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब जिस देश का प्रोडक्टिविटी घट जाता है वो देश कभी ग्रोथ कर सकता है क्या? तो वही हाल था किसानों का। किसान को भर पेट तो ऐसे ही पहले ही भोजन नहीं मिल रहा था और उसका प्रोडक्शन घट गया और जो भी एसेंशियल फूड मिलेगा वो इतना महंगा हो गया कि बेचारा तो भूख से मरेगा, कुपोषण होगा, कुपोषित होगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा? सबसे ज्यादा भारत में महिलाओं में कुपोषण पाया जाता है और महिलाओं में कुपोषण पाया जाना देश के भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि जनरेशन उसी से आगे बढ़ेगा। बच्चा जो अगला आने वाला, माँ जिसकी कुपोषित है तो उसका बच्चा कैसा होगा? तो न पढ़ने में बच्चा एकदम बैठल है क्लास में, नींद आएगा, उठना चाहिए 4 बजे भोर में तो 2 घंटा और सो लेते हैं। तो यही चीज है। तो देश बहुत अच्छा नहीं था, इसका नींव रख दिया गया अंग्रेजों के समय में। जहां खाने पीने का ही संकट उत्पन्न हो जाए तो फिर क्या करेगा, कैसे? तो बहुत लोग मर रहे हैं भूख से। 1770 में बंगाल में इतना बड़ा फेमाइन आया कि कितने लाख लोग मर गए। आजादी से पहले 1943 ईस्वी में भारत में द ग्रेट ड्रॉट्स आया, महान भूखमरी, और उसमें 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए भारत में, आजादी से 3 साल 4 साल पहले। और भारत जब आजाद हुआ, पहली सरकार की योजना बनी, पंचवर्षीय योजना, तो उसमें कहा गया सबसे पहले हमें क्या करना है? भोजन का प्रबंध करना है। और किस पर बल दिया गया? और बल ही नहीं दिया, उसके लिए प्लानिंग तैयार किया गया कि हमें क्या करना है। जनसंख्या बढ़ गई है और उत्पादन हमारे पास क्या है? कम ही है, इसका प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए 1970 के दशक में देखोगे एम स्वामीनाथन के द्वारा कौन सा क्रांति लाया जाएगा? हरित क्रांति। और हरित क्रांति का आज भी लाभ बिहार को नहीं मिल पाया है। ये आपका उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र को लाभ मिल पाया, बिहार आज भी उससे वंचित रहा है। तो आगे फिर आपका मेंस में ये सब चीज काम आएगा। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल चीज था। तो यानी कि अब क्या आपने क्या इसमें लिखा, जो कि कृषि का जो जीवन निर्वाह उत्पादन होना चाहिए था उसमें होता था, वहां पे क्या कर दिया गया कि वो जो भी कृषि का उत्पाद होगा उसका उद्देश्य क्या कर दिया गया? बेचने के लिए। अब बेचने वाला उत्पादन घटेगा तो फिर तो गड़बड़ होगा सब चीज।
और ऐसे रिजल्ट क्या होगा? गरीबी, भूखमरी और कुपोषण को पैदा करना। रिजल्ट लिखिए नीचे। अपने मन से रिजल्ट इसका लिख सकते हैं। पावर्टी गरीबी, दूसरा भूखमरी। भूखमरी में क्या लिखोगे? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हंगरी। इंडेक्स नहीं लिखना है। भूखमरी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, जो लिखना है लिखो। अरे फेमाइन मैंने सूखा होता है। अरे भूखमरी लिखना है, भूखमरी। भूखमरी उसको क्या बोलते हैं? देख लो आप लोग भूखमरी। और एक और शब्द लिखना, कुपोषण, न्यूट्रिशन में कमी, लो न्यूट्रिशन, कुपोषण में कमी। ये रिजल्ट आया। और एक और रिजल्ट आएगा कि कई लोग किसान खेती करना छोड़ देंगे, और जब खेती करना छोड़ देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अगला लिख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट। उसी ये रिजल्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा जो है रोजगार किस क्षेत्र में देखने को मिलता है भारत में? कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी जो है। नहीं, भारत सरकार का जो डेटा है 48% आज भी जो है एग्रीकल्चर पर ही लोग निर्भर हैं। चलिए, तो कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स का नाम लिख लीजिए जो कि आगे आपको समझ में आएगा। जब रीजनल रिवोल्ट पढ़ाएंगे ना तो वहां पे समझ में आएगा। लिखिएगा तो कॉमर्शियल क्रॉप्स, व्यावसायिक फसल। तो पहला लिखिएगा इंडिगो माने नील, दूसरा लिखिएगा जूट, तीसरा लिखिएगा कॉटन, चौथा लिखिएगा कॉटन माने कपास, नीचे लिखिएगा सिल्क मतलब उसी में अगला। इसके बाद लिखिएगा टी माने चाय, कॉफी, और सबसे खतरनाक ओपियम, अफीम, ओपियम। अब ब्रिटिशर्स लोग इतना खतरनाक आदमी थे, भारत में ओपियम का प्रोडक्शन करवाते थे। अफगानिस्तान पे कब्जा तो कर ही लिया था, वहां भी ओपियम हो रहा था, और इस चीज को ये एक्सपोर्ट कर देते थे चाइना। और चाइना में आदत लगा दिया सबको अफीम का। अरे दुनिया में सबसे तेजी से कोई देश विकसित हो रहा है ना, वो चाइना है। उसका मतलब हाँ, लेकिन जो अफ्रीका जो चाइना में प्रोडक्शन करता था तो फिर उसको तो लोग रोक लगा दिया था, उसको व्यापार करने। प्रोडक्शन वहां नहीं करता था, वहां एक्सपोर्ट करता था। तो उसको तो फिर वहाँ अरे वह अफीम बैटल हुआ है, युद्ध हुआ है, वहां के लोगों ने युद्ध किया है उसको रोकने के लिए, चाइना वालों ने। वहां रोक लगाया गया, तब पर भी वहां की जनता, सरकार रोक लगाएगी, जनता का। बिहार सरकार में दारू बंद हो गया, लेकिन तब पर भी पी के मर रहा है कि नहीं मर रहा है? यही तो आदत कहा जाता है। होम डिलीवरी चलता है और बैक डोर से वहां स्मगलिंग बढ़ जाता है। मतलब एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाता है उसका, करप्शन का। जब क्योंकि लोग का एक आदत होता है ना कि डेली पीने का आदत है, तो जिसको अफीम का नशा लग जाता है ना, वो घर द्वार सब पूरा जीवन बेच देता है वो। चल ये था। अब सरकार, अब इसका देखो क्या हुआ। ये तो आपका ये सब फसल हुआ। अब इसका देखो लॉन्ग टाइम इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक तो इंपैक्ट आपको बता दिया कि ये सब किसानों के ऊपर रिजल्ट आया, लेकिन उस समय दिक्कतें क्या हुई साथ साथ, जबकि एक तो कमर्शियल फसल उगवा रहा है,
ऊपर से टैक्स जो हाई कर दिया गया ना, एक तो अनाज उत्पादन करता था तो कम से कम टैक्स चुकाता था, टैक्स का बर्डन क्या होता था, कम होता था, खा लेता था, टैक्स चुकाता था। अब क्या कर रहा है कि आप कमर्शियल क्रॉप्स भी उगा रहा है और खाने पीने वाला भी उगा रहा है। तो खाने पीने का तो ऐसे ही दिक्कत है, ऊपर से टैक्स भी चुकाना पड़ रहा है, यानी कि टैक्स का बर्डन ज्यादा है और खाने पीने का मतलब महंगाई भी ज्यादा, क्योंकि खाने पीने के, अरे नील थोड़ो खाएगा इंसान, खाना ही तो खाएगा, और खाना खाने वाला जो क्रॉप है उसका उत्पादन ही कम हुआ है, उसका प्राइस हाइक करेगा। एक तो टैक्स भी देना पड़ रहा है और कम उत्पादन हो रहा है एग्रीकल्चर का, तो जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास खेत नहीं है, तो वो क्या करेगा, खरीद के खाएगा, और खरीद के खाएगा तो वो इतना महंगा है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट किसको डालेगा, भारतीय लोगों को, गरीबों को। तो नीचे लिखिएगा हाई टैक्स रेट, हाई रेवेन्यू टैक्स रेट या तो लैंड टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट कॉमा ड्राउट यानी सूखा, ड्राउट एंड डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन, पैरा चेंज करके, डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन brought farmer and the general public to starvation, भुखमरी, starvation। लिखिएगा बढ़ती लगान दर, सूखा और खाद्यान्न के उत्पादन में कमी ने किसानों और आम आदमियों को भुखमरी पर ला खड़ा किया। कहां पे, भुखमरी। भुखमरी पर ला खड़ा किया। अब यहां से किसी भी प्रकार का यदि मेंस वगैरह में क्वेश्चन आए तो आराम से इधर उधर से लिंक उंक करके एक बड़ा अच्छा आंसर लिख दोगे आप लोग, ठीक है, कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन किया गया। उसका मेन पर्पस क्या था कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उसको रॉ एंड मटेरियल्स के तौर पर क्या करना, यूज करना, किसके लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। और इसका सीधा नेगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, किसान तो पड़ा ही है, लेकिन आम लोगों को ज्यादा पड़ा। और तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ ये होगा, रीजनल रिवोल्ट कैसे बढ़ेगा, असंतोष की भावना कैसे बढ़ेगी, यही तो इसका रीजन होगा। अब जब रीजन ऐसे ही पहले मैंने बताया हुआ है कि जितना भी यहाँ का जो आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज था या तो जो भी अलग अलग छोटे छोटे जो यहाँ के लोगों का रोजगार था वो तो ऐसे ही चौपट कर दिया, बाहर से जो वस्तुएं भारत के बाजार में भर दिया गया। तो एक तो जो रोजगार था लोगों का जो एग्रीकल्चर से जो अलग था उसका तो ऐसे ही उसने खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर को तो ऐसे ही कमर तोड़ दिया। और जो जनमानस था, जो जिसके पास ना जमीन थी ना रोजगार था, आम पब्लिक, वो तो खरीद के खाने वाले को तो प्राइस हाई कितना हो गया है, महंगाई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि वो तो रिवोल्ट करेगा ही, सड़क पर उतरेगा ही। और जब सड़क पर उतरेगा तो वहीं से क्रांति क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब जो रीजनल रिवोल्ट पढ़ने वाले हैं उसमें ये चीज आपको मदद करेगा, ठीक है। तो कुछ एक टर्मिनोलॉजी है इस समय एग्रीकल्चर जो क्षेत्र में, जैसे 3 कठिया पर था, ददनी पर था, इसके बाद कमियां पर था, और एक दो और है आपका दुबला हाली पर था। ये सब क्या है, एक एक लाइन का समझ लीजिए जो कि आपको मदद करेगा। हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि कमियां सिस्टम, व्हाट इज द कमियां सिस्टम, 4 गो ऑप्शन डाल दे, उसमें से आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाए। तो लिखिएगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी,
टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। पहला लिखिएगा 3 कठिया प्रथा। तीन कठिया सिस्टम। दूसरा कम्युनिटी सिस्टम, जिसको कमियां भी बोलेंगे। ये कमियां नहीं, ऐसे यही वाला होगा, कमियां पद्धति। तीसरा दुबला हाली सिस्टम। और चौथा ददनी सिस्टम। इसका थोड़ा थोड़ा सा इसको जान लीजिए। ये सिस्टम कहां पे पॉपुलर था? बिहार के चंपारण क्षेत्र में। ये कैसा सिस्टम था कि मान लो कि 20 कट्ठा आपके पास जमीन है, अर्थात 1 बीघा नहीं, एक यूनिट होता है नाप का, ये जमीन नापने का 1 बीघा माने 20 कट्ठा। 20 कट्ठा जिसके पास खेत है और वहां पे ये अपना सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर कर रहा है, खाने पीने वाला वस्तु उगा रहा है, तो वहां पे इसको 3 कट्ठा 20 कट्ठा में से नील का उत्पादन करना जरूरी था। और ये प्रथा का, इस प्रथा का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि जहां पे ये एग्रीकल्चर होता था तो वहां अगले 2 साल के बाद वहां पे एक तरीके से उसका प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाता था, घट जाता था, मतलब जमीन फर्टाइल नहीं रह पाता था। तो यानी कि फिर से, क्योंकि अभी की तरह तो उर्वरक तो था नहीं कि खाद मारो एकदम नाइट्रोजन का मात्रा एकदम पूरा एकदम पोटाश डालो और उगा लो, तो उसमें तो ज़्यादातर आपका जो एग्रीकल्चर होता था वो जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर था उसी का प्रयोग करता था, गोबर वोबर जो डाल करके। तो इसको फिर से फर्टाइल बनने में कम से कम 7 से 8 बरस या 10 बरस लगते थे। और मान लो कि एक जगह पर 3 कट्ठा खेती कर लिया, अब 2 साल यहां पे खेती किया, तीसरा साल से यहां पे नील का भी उत्पादन नहीं होगा, फिर बदल करके खेती करेगा, फिर बदल करके खेती करेगा, और फिर इसी तरह से मतलब 3-4 साल में पता चलेगा कि आधा सा जमीन क्या हो गया, उसका अनफर्टाइल हो गया। एक तो अनाज का उत्पादन पहले से ही कम हो चुका है, और जब उर्वरा शक्ति घट जाएगा अनाज का उत्पादन क्या होगा, घटेगा, और उसका खेती भी कम हो रहा है, फिर से फर्टाइल बनेगा, फिर वहां डालेगा, तो ये तो लंबी एक चेन हो गया। तो इसका मतलब सीधा इसका इंपैक्ट कहां पे डाला, किसानों के ऊपर, यानी कि अनाज का उत्पादन में भारी गिरावट आई। अब भारी गिरावट आएगा तो फूड संकट तो पहले से ही है, और अभी ये संकट क्या करेगा, बढ़ा देगा, और ऊपर से हाई टैक्स रेट किसानों की कमर तोड़ देगी। और इस व्यवस्था ने किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया चंपारण के आसपास, और जिसका लीडरशिप किसने किया, राजकुमार शुक्ल ने, और जो कि गांधी जी से मिले और चंपारण सत्याग्रह सफल होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखते हैं 3 कठिया प्रथा, लिखिएगा ए सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, ए सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन चंपारण बिहार। देखिएगा यह एक नील खेती व्यवस्था था जिसे बिहार के चंपारण में प्रयोग में लाया जाता था, या तो खेती होती थी।
देखिए, ए सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन चंपारण बिहार। यह एक नील खेती व्यवस्था थी जिसे कहां पे प्रयोग में लाया जाता था? चंपारण। चलो, और दूसरा नीचे लिखिएगा, द सिस्टम रिक्वायर्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। द सिस्टम रिक्वायर्ड farmers to grow indigo on 3/20 of their land। नीचे लिखिएगा, देखिएगा, इस व्यवस्था की मांग ये थी कि किसानों को इतना जमीन में खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य था। कितना जमीन में? मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। हो गया। दूसरा लिखिएगा, कम्युनिटी। ये कम्युनिटी कहां पे है? ये वाला है, जिसको कमियां व्यवस्था भी कहेंगे। एक प्रकार के ये स्लेव होते थे, माने गुलाम। ये कैसा गुलाम होता था? यदि मान लो कि कोई भी किसान किसी भी लैंड होल्डर से, या तो फिर एक तरह से कहें मनी लेंडर से, यदि उसने कर्ज ले लिया है, कर्ज माने लोन, और उसको चुका नहीं पाया, तो क्या करता था कि जब तक उस कर्ज का मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके उसके कामों से नहीं चुका देता था अपने सारी शरीर के बदले, तब तक बड़ा मुश्किल था उसको आजाद कर पाना। मतलब जिसके घर में कर्ज लिया गया है और उस कर्ज को नहीं चुका पाया, तो उसके जिससे कर्ज लिया गया है उसको शरीर से काम करके उसको क्या करेगा? चुकाएगा। तो कौन सा काम करेगा? तो खेती में उसको लगाता था। एकदम मजदूर क्या, उसको मजदूर भी नहीं, मजदूर का मतलब होता है खेती की, मतलब काम के बदले पैसा मिलना। इसको पैसा भी नहीं मिलता था, तो जिसको काम के बदले पैसा मिलेगा तो उसको मजदूरी कहा जाता है। तो कैसा काम? तो मजदूरी यानी मजदूर, जिसको श्रमिक कहते हैं, लेबर से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक कार्य के बदले उसे मुद्रा या तो उसको किसी भी प्रकार के क्या उसको बोलते हैं, प्रकार की प्राप्ति हो। प्रकार का मतलब होता है कि जैसे काम के बदले अनाज दे देना और धातु दे देना या कुछ दे देना। बॉन्डेड लेबर होता है कि एक उसका टाइम पीरियड होता है कि इतना दिन में आपको काम करके दे देना है। नहीं, बंधुआ अलग चीज होता है। बॉन्डेड लेबर जो है अलग होता है, स्लेव अलग होता है। स्लेव में आप काम करो, आपको मजदूरी नहीं मिलेगा। बॉन्डेड लेबर में होता है कि जैसे आप किसी के मजदूर हैं तो आप उसी के मजदूर हैं तब तक जब तक कि उसका काम फिनिश नहीं हो जाता है। मतलब जैसे कि गांव में अभी भी चलता था, अभी भी शायद कई जगह पे चलता है, जैसे आपके सभी जो बड़े बड़े किसान हैं उसके घर में एक उसका मजदूर हुआ करता था। वो उसका मजदूर वो है तो फिर वो दूसरे का मजदूर नहीं हो सकता है, और बाय द वे यदि दूसरे के यहां मजदूर हो गया तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा उससे। बोले तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे मजदूर से तुमने काम करवा लिया। वो कई जगह अभी भी है। तो फ्यूडलिज्म सिस्टम क्या क्या मतलब, ये एक व्यवस्था थी जिसको 1976 में 1976 में भारत सरकार के द्वारा कानून बना करके इसको एबोलिश करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये कानून बना देना, उससे रुक थोड़ा नहीं ना जाता है। हाँ, अब एक मानसिकता बन जाती है ना।
तो ये आपका एक प्रकार से स्लेव, फार्मर स्लेव हुआ करता था। तो इसको नीचे लिख लीजिएगा, इट वॉज ए काइंड ऑफ, इट वॉज ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल स्लेव या स्लेवरी सिस्टम, एग्रीकल्चरल स्लेवरी सिस्टम। इट वॉज ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर स्लेवरी सिस्टम। लिखिएगा, दिस सिस्टम प्रिवलेंट इन बिहार एंड ओडिशा। दिस सिस्टम प्रिवलेंट इन बिहार एंड ओडिशा। यह व्यवस्था कहां पे प्रचलित थी? और हिंदी में लिख लेना इसका पूरा। लिखिएगा, यह एक प्रकार की कृषि दास पद्धति था जो कहां पे प्रचलित था? बिहार एंड ओडिशा। कृषि दास या गुलाम। तो किस प्रकार से दास बनाया जा सकते थे? दास बनाने के लिए जानकारी आपको लेना हो तो चाणक्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का चर्चा किया है। अब वो लंबा चौड़ा हो जाएगा भाषण इसका दास के ऊपर। तो दास मतलब समझ लो कि उसको मजदूरी नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्या करेगा? सिर्फ अपना काम सेवा करके उस अपना कर्ज बोझ को क्या करेगा? चुकाएगा। हाँ, एक जानती हो बॉन्डेड, बॉन्डेड का मतलब क्या? बंध हुआ, बंध जाना किसी से। और फिर वहां पे क्या हो रहा है? मजदूरी। शब्द को समझना है। मजदूरी का मतलब हुआ कि किसी कार्य के बदले तुमको मजदूरी मिलना, तो उसको मजदूरी मिल रहा है। तो ये क्या है कि अपने जो ऋण के बदले अपने शारीरिक श्रम से उसको क्या कर रहा है? चुकता कर रहा है। जब तक वो चुकता नहीं कर देता तब तक वो दास से मुक्त नहीं हो सकता है। और कई बार तो जीवन भर कभी मुक्त ही नहीं होता था। बहुत खतरनाक व्यवस्था थी। ठीक है, वो दास। और जो बॉन्डेड लेबर है वो होता था कि किसी भी मालिक के वो उसके साथ वो बंध जाते थे। उसको मजदूरी मिलता था लेकिन वो सिर्फ उसी का मजदूर रहेगा। वो फ्री होकर के काम नहीं कर सकता है कि यहाँ पे भी कर लेंगे वहां भी कर लेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जैसे काम करवाते हो ना, 10 दिन का ठेका दे दिए, तो 10 दिन का जो ठेका दिया है तो आपके यहाँ करके वो फिर तभी वो दूसरे के यहाँ जा सकता है। तो यही चीज होता है। तो बॉन्डेड लेबर ये नहीं था, बल्कि एक तरह से एग्रीकल्चरल क्या था? स्लेव थे। ठीक है। और फिर बाद में जब, क्योंकि इसका काम था खेतों में काम करना, जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ, भारत में उन्मूलन हुआ, तो फिर इसको बहुत सारा जमीन मिला। ठीक है। अब कमियां को आप लोग ढूंढिएगा, हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे कि कौन सा कास्ट कमियां हो सकता है। ठीक है, गूगल पे उसको सर्च कीजिएगा। अगला लिखिएगा दुबला हाली, दुबला हाली सिस्टम। दुबला हाली, DUBALA, दुबला हाली। ये एक प्रकार के बॉन्डेड लेबर सिस्टम था। ठीक है, लिखिएगा, दिस सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन वेस्टर्न इंडिया, मेनली गुजरात या सूरत, सूरत करके गुजरात लिखिएगा। दिस सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन वेस्टर्न इंडिया, मेनली इन सूरत, गुजरात। दुबला हाली सिस्टम, नीचे लिखिएगा, दुबला हाली सिस्टम was related to bonded labor, related to bonded labor, बंधुआ मजदूर। हिंदी में लिखिएगा, यह व्यवस्था
पश्चिम भारत मुख्य रूप से सूरत गुजरात में प्रचलित था, मुख्य रूप से सूरत गुजरात में प्रचलित था। यह व्यवस्था या तो दुबला हाली व्यवस्था, एक दुबला हाली व्यवस्था बंधुआ मजदूरी से संबंधित था, बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। क्या होता है बंधुआ मजदूरी? आपको बताया ही, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। तो अभी के समय में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लिखा पढ़ी के साथ होता है कितना दिन में, उसमें मौखिक कॉन्ट्रैक्ट होता था। हाँ तो वही तो है, तो हमने तो वही बताया ना, जिससे वो बंध जाता था वो बंध ही जाता था। उसका देखो नुकसान क्या था ना, मजदूरी तो उसको मिलता था लेकिन वो अपने मजदूरी को बार्गेनिंग नहीं कर सकता था। बार्गेनिंग कहां करता है? जबकि उससे काम कराने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, तब बोलेगा नहीं भाई आप नहीं करवाइएगा तो हम दूसरे के यहां चल जाएंगे। तो उससे क्या होता था कि वो अपने मालिक के साथ क्या कर सकता था? बार्गेनिंग कर सकता था और अपने मजदूरी रेट को क्या कर सकता था। लेकिन जब यहां पे कह ही दिया है कि इसका ही मजदूर है तो फल्ला बाबू का, तो उसको कम भी मजदूरी देगा तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसको कोई खरीद भी नहीं सकता है ना, या तो काम भी नहीं करवा सकता है उसको नहीं काम कराएगा तो उसके पास वो बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगा, तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। क्या बोले? तो हमने तो बोला ही इंग्लिश में। यह व्यवस्था या दुबला हाली व्यवस्था सूरत गुजरात में प्रचलित था, और दूसरा हमने लिखाया था यह व्यवस्था एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिएगा ददनी व्यवस्था। चौथा हो जाएगा ददनी। ददनी व्यवस्था ये थोड़ा ठीक व्यवस्था था लेकिन उतना भी ठीक नहीं था जिससे कि किसानों की स्थिति बेहतर हो सके। तो बोलिएगा क्या व्यवस्था थी? ये क्या करता, किसी भी खेती मतलब कोई भी खेती करवा रहा है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों को जो भी क्रॉप लगवाना होता था उससे पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था और उसको कुछ एडवांस में रुपया दे देता था। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसको एडवांस एग्रीमेंट अंडर द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, इसको इस तरह कर सकते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे कि एडवांस में कुछ उसको मिल जाता था जो भी कोई भी क्रॉप का उत्पादन करेगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, मजदूरी से पहले जो मजदूरी काम करने के बाद मिलता था उससे पहले ही उसको एक प्रकार से दे दिया जाता था किसानों को, जो कि उसको बाद में क्रॉप बेचने के बाद उसको लाभ जो होगा, या तो जो भी वो अपने बाहर से इनपुट डालेंगे या तो हो सकता है उसके घर में ही होंगे जो कि खेती करने के लिए पैसा, तो वो चीज एडवांस में या तो ब्रिटिश व्यापारी जो खेती करवाते थे वो दे देते थे या तो फिर सरकार के थ्रू मिल जाता था। हाँ, एडवांस में पैसा तो ले लिया, बीज भी ले लिया, खेती भी कर लिया, वो खेती अच्छा नहीं हुआ मॉनसून किसी रीजन की वजह से, तो फिर अब वो तो आप डिपेंड करेगा। तो जब प्रकृति ही साथ नहीं दिया तो आप उससे क्या करेगा, पनिश तो नहीं करेगा ना। नहीं तो वो, क्योंकि उतना भी लोग अंग्रेज बुरे नहीं थे, लेकिन हाँ सिस्टम जो था बुरा था। सिस्टम क्या, कई बार क्या उसमें कई लोग एक्सप्लॉइटेशन करते थे। यदि बुरे होते तो उसको एडवांस में क्यों देते? एडवांस में इसलिए देते थे कि कई भारतीय किसान क्या थे, गरीब थे, उसको खास करके कॉमर्शियल क्रॉप्स का कोई अनुभव नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि कॉमर्शियल क्रॉप्स करें, इसलिए वो एडवांस में कुछ पैसा देता था कि करो। अब जब पूरा उसका क्या बोले कि भाग्य किस्मत ही खराब है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उसको पनिश करेगा, लेकिन वो भी नहीं ही करता था कई बार। लेकिन ये सिस्टम इतना खराब था। हाँ, अरे सारे जमींदार बुरे नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ जमींदार ऐसे थे जिसके वजह से कि पूरे मतलब जमींदार का एक कम्युनिटी खराब हो गया है ना। कई जमींदार जो है फाइट भी किया है,
स्वतंत्रता आंदोलन में, हालांकि उसकी मजबूरी जो उस समय रहा हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो लड़ रहे थे क्रांतिकारी, उसको हेल्प भी किया था। ठीक है, चलिए अगला लिख लीजिएगा दुबला हाली सिस्टम में। दिस वाज एन एडवांस एग्रीमेंट अंडर, अच्छा ददनी वाला, ददनी, चलिए ददनी, ददनी सिस्टम लिखिए। दिस वाज एन एडवांस एग्रीमेंट, दिस वाज या इट वाज एन एडवांस एग्रीमेंट अंडर विच ब्रिटिश ट्रेडर्स gave money as advance to it was an advance agreement under which British traders gave money as advance to Indian producers, उत्पादन करता प्रोड्यूसर्स, कॉमा आर्टिसंस माने जो कला बनाता था, आर्टिसंस, कॉमा क्राफ्ट्समैन एंड फार्मर्स। देखिएगा, यह एक ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा किया गया अग्रिम समझौता था, जिसके तहत भारतीय उत्पादनकर्ता कलाकारों, शिल्पकारों और किसानों को अग्रिम धन दिया जाता था या अग्रिम रुपयों का भुगतान किया जाता था। कलाकारों बोले हैं, शिल्पकारों बोले हैं, फार्मर किसान बोले हैं इत्यादि। एडवांस में रुपया दे दिया गया कि हम जो भी काम करवाना चाह रहे हैं वो तुम सही समय पर हमको करके दे देना, इसके लिए तुम पैसा रखो। चलो, अब इसी से रिलेटेड वर्तमान समय में एक व्यवस्था चलती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है एक प्रकार से कृषिगत समझौता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यानी पहले ही जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं वह किसानों से समझौता कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई हमको आलू चाहिए इतना टन। क्यों भाई चाहिए? तो हमको चिप्स बनवाना है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स आलू हो गया। तो आलू तो चलो दूसरे जगह पे, यानी कि शिमला में हो रहा है या दूसरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और बिहार में एक आपका मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट गया में लगाना है फूड प्रोसेसिंग, तो वहां से क्योंकि अब महाराष्ट्र से आलू लाएगा तो उसका तो परिवहन चार्ज लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो आसपास के किसानों को ही बोलेगा कि भाई आपको हम जो भी हेल्प हो सकता है हम आपको दे देते हैं, आलू लगवाओ। और जो आपको लगता है कि प्रोडक्शन अधिक हो जाने के बाद सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाता है? गिरावट हो जाता है। तो वहाँ के किसानों को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है।
तो आप नुकसान से ना बच सको, इसलिए जो आपका मार्केट प्राइस होगा, अब जो भी हो सकता है, तो वो चीज हम आपको पहले ही दे देते हैं, लेकिन हमको इतना इतना समय में, नियत समय में इतना टन आलू चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आलू का लिया सिर्फ, वो कोई भी क्रॉप हो सकता है। तो वही था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसी प्रकार का एक ददनी प्रथा था। लेकिन इसमें बहुत सारा लूप होल भी है। लूप होल ये क्या है कि मतलब एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं इसके थ्रू, या तो मतलब कोई भी और उसमें जैसे आपका जैसे आप मूर्तिकारों से ही किया, कलाकारों से किया, शिल्पकारों से किया कि इतना हम समय देते हैं, ये चीज हमको चाहिए। और बाद में यदि उसके साथ किसी प्रकार से यदि उसके साथ नाइंसाफी हो जाए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे अपने मतलब मदद की गुहार के लिए। तो ये समस्या बनी रहती थी। तो एक प्रकार से ये ददनी व्यवस्था आज के समय में मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह ही था, लेकिन वो अभी तो ये किसानों के साथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने किसानों के साथ किया जाता है। वहाँ ददनी में क्या है कि अलग अलग, जैसे बुनकरों से भी किया जाता था, शिल्पकारों से किया जाता था, या तो फिर आपका किसानों से भी किया जाता था। ये सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो रेट फिक्स किया जाता है ना, हाँ इतने रेट पे हम आप ये चीजें लेंगे। व्यापक रूप से नहीं, संगठित प्रयास नहीं है ना, वो एक प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में इसको नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हालांकि इसके लिए वर्तमान सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून भी लाया था, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी था। लेकिन इसमें यह कहा गया, देखो इससे क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है किसी किसान के साथ, तो इसका लूप होल ये है, मान लो कि यहाँ एक किसानों के समूह के द्वारा किसी विशेष क्रॉप का फसल खेती करवाएगा, तो जो किसान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो कौन होगा, तो मान नहीं, या ट्रेडर्स हो सकता है। तो ट्रेडर्स होगा, तो वो कौन ट्रेडर्स होंगे इसकी, तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऐसे लोग इसमें शामिल हो जाए जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जैसे अडानी, अंबानी। हाँ, और वो क्या करेगा कि वो अपना पूरा निवेश करेगा और फिर बाद में धीरे धीरे उसका प्राइस, क्योंकि बार्गेनिंग कैपेसिटी उसका खत्म कर देगा, कि क्योंकि एक ही कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें, तो फिर बार्गेनिंग पावर उसका समाप्त हो जाएगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करोगे किसानों के साथ, वो बोलेगा कि नहीं हम आपको 25,000 रुपया देते हैं, इतना खेती लगाओ। अब दूसरा कहेगा कि नहीं हम तुमको 30,000 रुपया देंगे, कोई कहेगा कि नहीं 40,000 रुपये। मार्केट में जब इसका बार्गेनिंग कैपेसिटी रहेगा तो किसानों को क्या मिलेगा, फायदा होगा। अब एक ही कंपनी का जब निवेश सब जगह रहेगा तो बोलेगा कि अब दूसरा जगह करोगे भी क्या, कम दाम में करना ही पड़ेगा। तो एक ये है। अब बाय द वे यदि कॉन्ट्रैक्ट करके और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, उपजा लिया कि नहीं, हो सकता है कि पहले उतना एडवांस पैसा नहीं दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कि वो ताकतवर लोग हैं। अब बाय द वे उसका सब चीज हुआ, पैसा पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया, तो कहाँ जाएगा, तो बोला कि एसडीएम को ये पावर दिया जाएगा कि एसडीएम कोर्ट लगाए और वहां पे किसान जो है अपना जो भी उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। फिर इसमें सवाल उठता है, किसान ऐसे ही पहले से परेशान है, वो कोर्ट का चक्कर लगाएगा, उसके साथ 10,000 20,000 रुपया का नुकसान होगा तो 1 लाख रुपया कोर्ट में जाके खर्चा करेगा, वकील चुनेगा, अपना पक्ष रखेगा, ये लंबी प्रोसेस में किसान तो ऐसे ही पिस जाएंगे। तो एक आसान सा कोई व्यवस्था लाया जाए जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। इन्होंने कहा कि हमें ये सब व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, किसान आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और बाद में प्रेशर में आकर के सरकार को क्या करना पड़ गया, इसको वापस रोल बैक करना पड़ गया, क्योंकि किसानों को लगता है कि नहीं हमको एमएसपी सही समय पर दे दे। मैंने एक बार आप लोग को टास्क भी दिया था एमएसपी को लिखने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वह हमको सरकार दे दे तो कम से कम हमारी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक रहेगी। हालांकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22+1 फसल पे दिया जाता है, एक फेयर आपका होता है एफएसपी और एक होता है एमएसपी। तो 22 फसल आपका है एमएसपी पे और गन्ना वाला जो है उसको फेयर प्राइस दिया जाता है। तो 22 में से किसानों को 22 फसल भी याद नहीं है किसको दिया जाता है, तो वो जानता है 2-4 गो फसल को दिया जाता है, धान हो गया, गेहूं हो गया,
कुछ थोड़ा बहुत जो है मक्का उका के लिए दिया जाता है। तो जो जिसके लिए जाता है यही चीज़ उत्पादन करता है, तो उत्पादन की वैरायटी समाप्त हो जाती है और इसका प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो उसको लगता है कि तो किसानों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पे ये दिया जा रहा है। एमएसपी सिर्फ 22 ही फसल पे क्यों होना चाहिए, इसको और भी बढ़ाना चाहिए। तो वो सरकार के द्वारा सिक्योरिटी दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका ये था कृषि का वाणिज्यीकरण, रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश सरकार का। एक इंपॉर्टेंट आपका थीम है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, लास्ट है आज का। ड्रेन ऑफ हिंदी में धन का निष्कासन, सिद्धांत। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका कैपिटल फ्लाइट, यानी धन का पलायन लिख सकते हैं। इसे धन के पलायन सिद्धांत भी क्या कहा जाता है। इसे धन का पलायन या तो पूंजी का पलायन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सबसे पहले भारत में इस थ्योरी को किसने समझाया था? दादा भाई नौरोजी ने, सबसे पहले उन्होंने ही समझाया था। दादा भाई नौरोजी को एक टाइटल दिया गया था, द ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया कि भारत से धन निकल करके कहां बह रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। तो बोले कैसे? तो उन्होंने समझाया। तो कैसे जा रहा है? तो पहला तो आपका जितना भी रॉ एंड मटेरियल्स इंडिया में है, मिनरल्स हो, एग्रीकल्चर हो, रॉ एंड मटेरियल्स यहां पे, और ये यहां से फाइनल गुड्स बनेगा और फिर बिकेगा कहां पे? इंडिया। इंडिया में ये मिल करके फिर इंडिया से आ रहा है। जो आपका नेचुरल रिसोर्सेस है उसका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। आपके धन का उपयोग कर रहा है आप ही के ऊपर बेच करके, यानी डबल फायदा। यानी कि उसको अंतिम वस्तु को बेचेंगे तो उसको मार्केट प्राइस से जो लाभ मिलेगा तो वो मिलेगा ही, लेकिन जो रॉ एंड मटेरियल्स के लिए आपको कुछ दिया, वो प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन कर रहा है उसके लिए वो क्या दिया? किसको दिया? नहीं दिया। तो यानी मुफ्त में ये धन का कहां पलायन हो गया? ब्रिटेन हो गया। पहला वो चीज समझाने का प्रयास किया। दूसरा बताया कि जो हम उसके जो फिनिश्ड गुड या फाइनल गुड्स को हम खरीद रहे हैं तो वो भी तो हम उसी को पैसा दे रहे हैं ना, लाभ उसका कौन कमा रहा है? तो हम तो बेच नहीं रहे हैं, हम केवल क्या खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। जब खरीद ही रहे हैं तो हमारी करेंसी और उसी करेंसी का बैलेंस क्या होगा? गड़बड़ाएगा। यानी कि हमारी करेंसी का वैल्यू क्या होगा? गिरता चला जाएगा। आज इसी का परिणाम है कि जो देश सिर्फ उत्पादक उपभोक्तावादी देश बन करके रह जाता है, कंज्यूमर स्टेट, उस देश की करेंसी क्या हो जाती है? एकदम नीचे गिर जाती है। यानी कि $1 का कीमत लगभग 80 से 85 रुपये के बीच में दिखाई पड़ता है। यानी कि हम 80 रुपया देंगे तब वो उसका $1 के बराबर कीमत होगा।
तो एक तरीके से वहां भी धन का जो है क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है उस जमाने के। आज तो आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो आसानी से समझ रहे हो, लेकिन उस समय अनपढ़ जनता जो कि लिटरेट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों में जानकारी नहीं है, इस चीज को, इतना माइन्यूट चीज को समझाना आसान थोड़ो ना था। और इसीलिए इन्होंने आसान भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया कि देखो कैसे करके हमारा धन का पलायन हो रहा है। तीसरा उन्होंने कहा कि देखो जितना भी वेजेस के रूप में या तो सैलरी के रूप में पैसा ब्रिटेन अधिकारियों को जा रहा है, वो हमारा पैसा जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है। जैसे अधिकारियों का पैसा चलो भारत में सर्विस दे रहा है तो एक बात भी बनता है कि चलो भारत में सर्विस दे रहा है तो इसका हम पेमेंट का खर्च उठा लेंगे। लेकिन इसका जो हेड ऑफिस आपका बनाया गया है ब्रिटेन में, तो इस ब्रिटेन में देखो इसके जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं, चाहे सेक्रेटरी हो या उसके जितने भी सदस्य हो, तो उसके मजदूरी, उसका सैलरी, उसका क्या बोलते हैं भत्ता, पेंशन, सब कहां से दिया जा रहा है, इंडिया से ही जा रहा है। इसको होम चार्जेस कहा जाता था, सब यहीं से जा रहा है। तो इन्होंने तो इंडिया में सर्विस दिया नहीं, बैठा हुआ कहां है, ब्रिटेन में। तो हमारा पैसा जो वहां पे जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, धन का निष्कासन हो रहा है। इसके यानी कई तरीके से इन्होंने उदाहरण दे करके समझाया। तो नीचे लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, दादा भाई नौरोजी, ब्रैकेट करके लिखिएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट करके द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। argued that the British exploited India's resources India's resources by draining wealth. India's resources by draining wealth from countries in several ways.